हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज का जो ये वीडियो है वो बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमारे भी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, या कह सकते हैं कि चैप्टर ही है। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ब्लड यानी कि रक्त के विषय में आज हम जानेंगे, बेसिक चीज़ें जानेंगे। बहुत डिटेल में तो जानने के लिए आप सिंगल वीडियो में अगर एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम बहुत सारी डिटेल्स जान जाएंगे ब्लड के बारे में, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, बेसिक चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच पाए। और स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। हाँ, अगर आपका कमेंट आता है कि सर हम और डिटेल्स में जानना चाहते हैं ब्लड के बारे में और आप वीडियो बनाइए प्लीज़ इस पर, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जो आपको पसंद होगा वही काम हम करेंगे और जो आपके लिए अच्छा होगा वो करेंगे। जो आपको अच्छा लगेगा सिर्फ वही नहीं करेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा वो भी करेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, ब्लड के बारे में आपको अगर जानना होगा तो कम से कम 2-3 वीडियोस तो लगेंगे ही ब्लड के बारे में डिटेल में जानने के लिए। 2-3 भी कम पड़ जाएंगे जहाँ तक मैं जानूंगा। फिर भी आज बेसिक चीज़ें जानेंगे। चलिए, आपको बोर नहीं करेंगे, आपके समय का ध्यान रखेंगे, लेकिन लाइक शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब आप कर ही चुके हैं, नहीं कर चुके हैं तो फिर यार ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड यानी कि रक्त। अब ब्लड इंग्लिश में बोलते हैं, रक्त बोलते हैं इसको। हिंदी में ही इसको हम खून भी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। उर्दू में इसको लहू बोलते हैं। लेकिन जो भी हो, अध्ययन इसका जो होता है वो होता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। यानी किस विज्ञान के अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं तो वो होता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। आप कह सकते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं। अब ये दोनों नाम से कंफ्यूजन मत होइएगा, ये दोनों का काम एक ही है, नाम अलग अलग है। तो सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी ये दोनों जो हैं वो क्या है, रक्त के विषय में अध्ययन इनके अंतर्गत किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड यानी एक नेचुरल कोलाइड है। अब कोलाइड क्या है? कोलाइड एक ये केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आएंगे, कभी हम केमिस्ट्री के वीडियो पे हम लोग चलेंगे तो वहाँ केमिस्ट्री के बारे में जब पढ़ाई होगी तो हम कोलाइड के बारे में उसको समझा देंगे और पढ़ा जाएगा उसको। लेकिन अभी हम आम सिर्फ जानने के लिए कि कोलाइड है क्या, कोलाइड का तात्पर्य क्या है, उसको समझ लें कि कोलाइड आप कह सकते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप कपड़े से या किसी चीज़ से छानिए तो उनका पूरा हिस्सा नीचे नहीं जाता, कुछ न कुछ हिस्सा ऊपर रह जाता है। तो वो जो ऊपर हिस्सा रह जाता है, बच जाता है या फंस जाता है, उसी को हम कोलाइड बोलते हैं। तो ब्लड, जैसे आप दूध को छानते हैं तो मलाई जैसा कुछ हिस्सा, थोड़ा बहुत दूध मलाई का जो हिस्सा होता है वो रुक जाता है ऊपर। आइसक्रीम को छानते हैं तो आइसक्रीम का भी कुछ हिस्सा ऊपर रुक जाता है। उसी तरीके से ब्लड को भी जब आप छानेंगे तो ब्लड का कुछ ना कुछ हिस्सा ऊपर रुक जाता है। तो वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? वो आ जाता है आपका एक प्रकार से कोलाइड के अंतर्गत। वो कोलाइड ही कहलाता है। तो ब्लड भी एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। ये नेचुरल कोलाइड है, इंसानों ने तो बनाया नहीं इसको, ये तो नेचर द्वारा मिला बना हुआ है, तो इसको नेचुरल कोलाइड ही बोलेंगे। दूसरी चीज कि ब्लड क्या है, आपसे कुछ पूछा जाए तो दूसरी चीज आप बताएंगे ब्लड क्या है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या है जी? संयोजी ऊतक कनेक्टिंग टिश्यूज इंग्लिश में बोलते हैं। कनेक्टिंग टिश्यूज का मतलब जो हमारे शरीर को पूरी तरीके से कनेक्ट करके रखता है, यानी जोड़ के रखता है, तो वो कनेक्टिंग टिश्यूज के अंतर्गत आता है। तो ब्लड भी हमारा तो जोड़ के रखता है। आप ऊपर से लेके नीचे तक देख लो, पूरी जगह चारों तरफ आपको ब्लड ही मिलेगा। तो ब्लड भी क्या है? वो कनेक्टिंग टिश्यूज है, यानी संयोजी ऊतक है। तो दो चीजें हमको पता चल गई, पहला तो ये प्राकृतिक कोलाइड है और दूसरा क्या है? दूसरा ये संयोजी ऊतक है। अब आते हैं आगे। चलो भाई, ब्लड का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जानने से पहले हम पीएच के बारे में जान लेते हैं। पीएच केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर है, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हम केमिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो पीएच के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन बेसिकली आप हाइड्रोजन के पावर को हम एक प्रकार से दर्शाते हैं इसमें। तो जिन चीज़ों में ये इसका एक स्केल होता है पीएच का 1 से लेकर 14 तक, और जिन जिन पदार्थों का जो जो पीएच मान होता है उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। 1 से लेकर 7 के अंडर, यानी 7 से पहले जिन जिन पदार्थों का पीएच मान आता है वो अम्ल के अंतर्गत आते हैं, यानी उनका जो टेस्ट होता है एक प्रकार से खट्टा होता है, एसिड जिसको हम बोलते हैं। जिनका एग्जैक्ट 7 होता है वो आपका कह सकते हैं कि न्यूट्रल होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं। पानी आपका 7 होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता पानी का। और उसके बाद 7 से ऊपर और 14 तक, ये इतने में जिन भी पदार्थों का आपका पीएच आता है, पीएच मान आता है, वो सभी पदार्थ आपके क्षार यानी क्षारी कहलाते हैं, जिनका स्वाद कसैला या तीखा होता है। ठीक, तो हमारे जो ब्लड का पीएच मान है वो 7.4 होता है, 7.4।
7.4 पीएच मान है तो इसका मतलब कैसेला होगा, क्षारीय होगा थोड़ा सा। तो कभी चोट लगता है उंगली में या कोई पिन चुभ गई तो हम फट से मुंह में लगा लेते हैं, तो क्या हमको चीनी जैसा स्वाद आता है? नहीं। संतरा और नींबू जैसा स्वाद तो आता नहीं है, अजीब लगता है, पता नहीं कि कोई टेस्ट नहीं, हल्का नमकीन जैसा लगता है। तो वो 7.4 यानी क्षारीय होता है। अब इतना भी ज़्यादा क्षारीय नहीं है कि कैसेला लगेगा, क्योंकि मात्र 7.4 है, 7 पर रहेगा तो कोई टेस्ट नहीं है, हल्का फुल्का क्षार उसमें होता है। तो इसका पीएच मान हमको पता चल गया। कोई आपसे पूछे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है तो आप बता सकते हैं उसको 7.4 या 7.4। आगे बढ़ते हैं मात्रा। अब मात्रा का कहने का मतलब कि दो चीजें आप मात्रा में डिवाइड कर लीजिए, एक पुरुष एक महिला। करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर अंतर है दोनों में। जी हां, पुरुष में, मेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर होती है, और महिला जो होती है फीमेल, उनके अंदर ये 5 लीटर होता है। दोनों में आधे लीटर का लगभग डिफरेंस होता है। और एवरेज की बात करें, औसत की बात कर रहा हूं मैं। अब कोई अब कह दिया भैया कि पुरुषों में ज़्यादा क्यों होता है आधा लीटर, तो अब इसका आंसर तो किसी के पास नहीं है। अब क्यों आधा लीटर ज़्यादा होता है, वो भले बाद की बात है कि शादी विवाह के बाद वो मैनेज हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। तो खैर 5.5 लीटर आप मेल में याद रखिए और 5 लीटर फीमेल में। पुरुषों में 5.5 लीटर 5.5 लीटर, और महिलाओं में 5 लीटर, यानी दोनों में आधे लीटर का डिफरेंस है। चलिए, ये मात्रा हो गई उनकी। अब आगे आते हैं निर्माण, यानी ये प्रोडक्शन कहाँ होता है ब्लड का, बनता कहाँ है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, कभी कभी गलत कहीं से जानकारी मिल जाती है या अलग प्रकार का, अब कहाँ से वो उनको पता चलता है मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि कन्फ्यूजन भी होती है। कभी कभी हम हार्ट के बारे में एक अलग कन्फ्यूजन रखते हैं अपने। हार्ट के बारे में कन्फ्यूजन है कि ब्लड हमारे हार्ट में बनता है। अरे भैया, हार्ट में ब्लड कहाँ से बनेगा? हार्ट में ब्लड बनने लग जाएगा तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। हार्ट में ब्लड वगैरह नहीं बनता, ब्लड बनने से का तो सवाल ही नहीं है, कोई नाम निशान नहीं है ब्लड का वहाँ बनने का। निर्माण की बात कर लें तो 2 प्रकार से निर्माण होता है हमारे शरीर में ब्लड का। एक तो नॉर्मल इंसान के शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है, और दूसरा जो बच्चा माँ के पेट में होता है, जिसे हम गर्भस्थ शिशु यानी भ्रूण बोलते हैं। बच्चा 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 3 दिन का हो, या 9 महीने का हो, अगर माँ के पेट के अंदर है, गर्भ में है, तो उसको भ्रूण ही बोलेंगे, गर्भस्थ शिशु ही बोलेंगे। तो उसके अंदर उसकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं, बहुत सिंपल ही होती हैं। वहाँ पर हड्डियों के अंदर ब्लड बनना मुश्किल होता है, इसलिए उनका जो ब्लड निर्माण होता है वो यकृत यानी लीवर में होता है। और जो वयस्क मनुष्य होते हैं, यानी नॉर्मल जो इंसान हम लोग हैं, हमारा जो ब्लड का निर्माण होता है वो हड्डियों के अंदर होता है। और हड्डियों के अंदर यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा। तो गर्भस्थ शिशु में यकृत यानी लीवर में, और वयस्क में बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा क्या है, तो नॉनवेज खाने वालों से पूछो। मैं तो भाई नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो बायोलॉजी का अध्ययन करते समय ये जरूर चीज़ें देखते हैं कि जब आप हड्डी तोड़ेंगे, हड्डी के अंदर खाली स्थान होता है, हड्डी तोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको एक जाली नुमा संरचना मिलेगी। जाली नुमा संरचना यानी वो रेड कलर की होगी, जिसे ही आप कह सकते हैं कि ये अस्थि मज्जा है, वहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। तो आपको पता चल गया, गर्भस्थ शिशु यानी भ्रूण में लीवर यकृत में बनता है, और वयस्क मनुष्य में बोन मैरो अस्थि मज्जा में। ये भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोर, अब आते हैं स्टोर की बात। स्टोर को भी लेके बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। स्टोर भी बोलते हैं हार्ट में, यानी सारा ठेका हार्ट ने ले रखा है ब्लड का, बाकी किसी का कोई काम नहीं है। पूरी तरीके से टेंडर भर रखा है हार्ट ने कि भैया हम ही ब्लड भी रखेंगे भी, हम ही बनाएंगे भी, हम ही बेचेंगे भी, हम ही खरीदेंगे भी, सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है हार्ट के बारे में। आपने देख लिया निर्माण कहाँ हो रहा है, आप देख लीजिए स्टोर कहाँ हो रहा है। स्टोर आपका प्लीहा में होता है, स्प्लीन में, राइट साइड में होता है नीचे। ये तो स्टोर का मतलब ये मरी हुई कोशिकाओं, आरबीसी का कब्रगाह बोला जाता है इसको, प्लीहा को, स्प्लीन को, इसको तिल्ली भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन स्टोर के बारे में पूछा जाए कि अगर ब्लड का स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड का स्टोर जो होता है वो प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है, जिसे तिल्ली भी बोलते हैं। अब हार्ट के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है उसको मैं दूर कर देता हूँ कि हार्ट, बहुत लोगों के सर जब आप कह रहे हैं कि वो स्टोर भी नहीं होता है, वो बनाता भी नहीं है, तो फिर हार्ट का काम क्या है? तो काऊ धक धक करता रहता है। हार्ट का काम है खाली मारपीट करवाना और लोगों को परेशान कराना? जी नहीं, वो तो हम सोच लेते हैं, वो भी हार्ट का काम नहीं होता। जो ये चीज़ें आजकल लड़के लड़कियों वाली भावना होती है, वो भी हार्ट का काम नहीं होता। वो तो हमारे हाइपोथैलेमस का काम होता है, हमारे मस्तिष्क का काम होता है। हार्ट का जो काम होता है, जैसे आपके घर में कोई आपसे पूछे कि भैया पानी कहाँ से आता है, तो बहुत सारे लोग अनटेक्निकली जवाब देते हैं कि पानी टुल्लू से आता है, समरसेबल से आता है, पंपिंग सेट से आता है। नहीं, ये गलत जवाब है। पानी पंपिंग सेट, ट्यूबवेल या जेट पंप या समरसेबल से नहीं आता, पानी जमीन के अंदर से आता है।
उसको लाने का कार्य करता है समरसेबल जेट पंप या पंपिंग सेट। तो उसी तरीके से हार्ट जो हमारा है, ये ब्लड हमारे शरीर में रोटेट हो रहा है, उसको उसकी स्पीड जो प्रदान करता है, उसको भेजने का कार्य, उसको वो गति प्रदान करने का कार्य ब्लड का होता है। वो फ्लो देता है, ब्लड भेजने का कार्य करता है उसको, वो स्टोर नहीं करता, वो बनाता नहीं है। ब्लड जिस तरीके से पानी अंदर जमीन के अंदर से आता है, उसको खींचने का कार्य करके और फेंकने का कार्य करता है मशीन, उसी तरीके से ब्लड को भी खींच के और फिर फेंकने का कार्य इसी हार्ट का है। वही को हम समझ लेते हैं कि ये निर्माण करता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप एकदम क्लियर रखिएगा। ब्लड का काम हार्ट का काम ब्लड का स्टोर और निर्माण करना नहीं है बिल्कुल भी। हार्ट का चैप्टर भी हम पढ़ाएंगे डेफिनेटली, और अच्छे से पढ़ाएंगे उसको, तब समझाएंगे कि हार्ट का एक्चुअली काम क्या है। बहुत सारे लोगों का बस एक ही काम है, हार्ट बनाओ तीर मार दो, वो भी काम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी फैट चीज़ें। अब फैट चीज़ें ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं। हम सोचते हैं कि नहीं होती, हम खा के उसको बढ़ाते हैं, नहीं, वो होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर होता है, 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं हम तेली वाली चीज़ें खाते हैं। जितनी भी तेल वाली, चाहे घी खाइए, तेल खाइए, आप रिफाइंड खाइए, ये जितनी तेल वाली चीज़ें खाएंगे, जो वसा वाली चीज़ें खाएंगे, वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने पर ब्लड में गाढ़ापन हो जाता है, या कोलेस्ट्रॉल घट जाने पर ब्लड बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो दोनों कंडीशन में खतरा होता है। तो कंट्रोल आपका तभी रहेगा जब आपका कोलेस्ट्रॉल लगभग 200 ग्राम पर डेसीलीटर हो। तो ब्लड का औसतन, स्वस्थ मनुष्य के ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? तो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये याद करते जाइए एक एक चीज, और टेक्निकली याद करने का मतलब आप दिमाग में सेट करते जाइए। नॉर्मली हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन जिसको एचबी से हम दर्शाते हैं, और हीमोग्लोबिन में ही Fe पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड, जिसको हम आयरन बोलते हैं, लोहा। फेरस ऑक्साइड यानी आयरन, लोहा, ये इसी हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन भी मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में इसकी मात्रा होती है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी पर डेसीलीटर में अगर बात करें तो 14 ग्राम होता है मेल में और 13 ग्राम होता है फीमेल में। यहाँ पर मात्रा कम है। अब भाई सीधी सी बात, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो यानी फेरस ऑक्साइड की भी कमी होगी, यानी लोहे की भी कमी होगी शरीर में। लोहा कम है तो शरीर कमजोर होगा, पुरुषों की अपेक्षा कमजोर होगा। इसीलिए महिलाओं का शरीर पुरुषों की अपेक्षा थोड़ा सा कम हार्ड होता है, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है, नेचुरली ये इनको मिला होता है। लेकिन भाई हार्ट के मामले में बहुत मजबूत होता है। खैर, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि पुरुषों में महिलाओं में 2 चीज़ें आपको जरूर अंतर देखने को मिलेगी, और ये बस यही 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। पहली चीज़ तो हीमोग्लोबिन, वो कितना होता है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में होता है, फीमेल में 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और बाकी तो बताए थे मात्रा भी होती है, 5.5 लीटर मेल में और 5 लीटर फीमेल में, ब्लड की जो मात्रा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज। रक्त परिसंचरण, रक्त हमारे शरीर में परिसंचरण का कार्य करता है, यानी लाने ले जाने का कार्य करता है। इसकी सबसे पहले खोज अगर किसी ने की थी तो वो विलियम हार्वे सर। विलियम हार्वे ये वैज्ञानिक थे बायोलॉजी के, और इन्होंने ही सबसे पहले खोज की थी कि रक्त जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर किसी भी पदार्थ को लाने ले जाने का कार्य ब्लड का करता है, ब्लड का ही होता है। वही रक्त परिसंचरण की खोज। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे द्वारा की गई। चलिए, अब देखिए, शरीर में रक्त की औसत गति, भाई जब ये परिसंचरण कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी कोई गति भी होगी। वो गति कितनी होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं कि अपने मन का भैया बस बैठे, स्टीयरिंग दबाए और स्टीयरिंग पकड़े और एक्सीलेटर दबाया, चल दिया, उड़ गए लेके, ऐसा कुछ नहीं। उसका भी एक लिमिट होता है। तो औसत अगर बात करें स्वस्थ मनुष्य में, तो 120 जाने का और 80 आने का, ये स्वस्थ मनुष्य में ब्लड का औसत गति होता है, औसत गति होती है। 120 जाने 80 आने नॉर्मल मनुष्य का। हम लोगों का 120 से ऊपर होना चाहिए अगर एक्टिव रखना है शरीर। तो जितना कम रहेगा आपका शरीर उतना ही ज़्यादा सुस्त रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा। अब ज़्यादा का मतलब ही नहीं कि दम में ज़्यादा हो जाए, आदमी मर जाए, ब्रेन हेमेज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, नहीं। 120 से 80 ये नॉर्मल है, औसत होना चाहिए। लेकिन अगर स्टूडेंटों की बात करें तो कम से कम 125 और 85 के आसपास, 130 के आसपास तक चल जाता है, अच्छा होता है, शरीर एक्टिव रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे शरीर में रक्त के क्या कार्य हैं? भाई रीजन क्या है हमारे शरीर में ब्लड के होने का, क्या कार्य करता है, वो कौन कौन सा कार्य करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला काम ये करता है ताप नियंत्रण का। किसका कार्य करता है? ताप नियंत्रण का। ताप नियंत्रण का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या एवरेज की बात करें लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा ना हो, कम ना हो, इसमें भी पूरी बहुत हद तक जो कंट्रोल करने का कार्य होता है वो ब्लड का होता है। तो ताप नियंत्रण का भी कार्य हमारा रक्त ही करता है। दूसरी चीज कि पोषक पदार्थों का परिवहन, हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फैट्स यानी वसा खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों तक, अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो भी कौन करता है? ब्लड करता है। यानी पोषक पदार्थों का भी ये परिवहन करता है। गैसों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, हम सांस लेते हैं तो सांस में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। ये सारी जो गैसें होती है वो जाके हमारे फेफड़े में पहुंचती हैं, फिर वहां से इनको भेजेगा। तो भाई फेफड़े का काम बस एक प्रकार से, ये चैम्बर है, एक प्रकार से टंकी है ये पानी की। हम पानी की टंकी में पानी भर दिया हमने, अब वहां से जिसको जो चाहिए वो ले जाएगा, अपना ले आएगा। वो फेफड़ा दौड़ दौड़ के सबके पास नहीं पहुंचाएगा। तो वहां से गैस ऑक्सीजन भाई प्राणवायु है, हमको हमारी कोशिकाओं को की भी जरूरत है, तो कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो भी ब्लड के द्वारा होता है। हम श्वसन तंत्र भी जब पढ़ाएंगे आपको, तो श्वसन तंत्र में आपको बता देंगे कि किस तरीके से फेफड़े का कार्य होता है, किस तरीके से ब्लड का कार्य होता है वहां पे। अब आगे दूसरी चीज, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। यानी उत्सर्जी पदार्थ, बहुत सारे जो आपके अनएक्सपेक्टेड पार्ट्स भी होते हैं, जो फालतू चीजें होती हैं, उनको भी लेके साथ में टहलता रहता है शरीर के अंदर, उनको भी छोड़ता नहीं किनारे पे, लेके टहलता रहता है। वो अलग बात है कि बिक्र वगैरह जो होते हैं, वो किडनी वगैरह उनको खींच लेती हैं, वो अपनी तरफ एक साइड में कर लेती हैं, लेकिन ये उनको भी लेके टहलता रहता है। तो उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता रहता है ब्लड हमारा। चलिए अभी तक ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे अभी बताते हैं। चलिए, चूंकि ब्लड को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ब्लड को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, बांटते हैं। और ये दो हिस्से, पहला हिस्सा होता है उसका जिसको हम बोलते हैं द्रव वाला भाग यानी लिक्विड पार्ट, और दूसरा जो भाग होता है वो बोलते हैं हम ठोस भाग यानी कि हार्ड पार्ट। तो जो द्रव वाला हिस्सा होता है, द्रव वाला भाग होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और ठोस वाले हिस्से को हम बोलते हैं कार्पल्स यानी कि रुधिराणु। ब्लड में जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है, प्लाज्मा का जो हिस्सा होता है वो 60% होता है, यानी 60% होता है। और कार्पल्स यानी रुधिराणु की बात करें तो वो 40% होते हैं। प्लाज्मा का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, अधिकतर रोल तो रुधिराणु का होता है, उसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन प्लाज्मा को हम पहले समझ लेते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। क्योंकि प्लाज्मा 60% होता है। क्वेश्चन दो प्रकार से एग्जाम में पूछता है ब्लड से, कभी कभी कन्फ्यूजन करने के लिए। पहली चीज पूछता है कि ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है। तो वो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ब्लड में अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है कि 60% प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा का सबसे ज्यादा हिस्सा, ब्लड में सबसे ज्यादा हिस्सा प्लाज्मा का होता है 60%। आगे मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज कैसे करता है। अब चूंकि प्लाज्मा में दो प्रोटीन, एक प्रोटीन पाया जाता है, दो प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम होता है, पहला प्रोटीन जो पाया जाता है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, ये एक पहला प्रोटीन हो गया। दूसरा जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। जो फाइब्रिनोजेन होता है वो प्लाज्मा यानी द्रव वाले भाग को, ये पतला और पीला, इसकी कमी की वजह से फाइब्रिनोजेन अगर कमी हो जाए तो फाइब्रिनोजेन की कमी की वजह से, चलिए इसकी कमी से जिसका शेप होता है वो चेंज हो जाता है, पीला हो जाता है और हल्का हो जाता है, पतला हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन ये सीरम होता है। अधिकतर जब आप जाते हैं हम लोग ब्लड चेक कराने, तो ब्लड में जो जांच होती है वो सीरम की जांच होती है। तो वो सीरम, ये प्रोथ्रोम्बिन से ही आपको यहीं से सीरम बनता है, इसी सीरम की जांच होती है। अब आते हैं इसके ठोस वाले हिस्से की तरफ, जिसको हम बोलते हैं रुधिराणु, और रुधिराणु यानी कार्पल्स। रुधिराणु जो होते हैं वो 40% होते हैं हमारे ब्लड में, रक्त में। और इनमें तीन चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज होती है आरबीसी, जिसको हम, इसका साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नाम जो होता है इसका, वो होता है एरिथ्रोसाइट। और मात्रा अगर आरबीसी की बात करें हमारे ब्लड में तो वो 50 लाख, लगभग 95% ये पाया जाता है। अगर एवरेज डे की बात करें, अवधि की बात करें इसकी, तो 120 दिन होता है। दूसरी चीज डब्ल्यूबीसी, जिसे हम श्वेत कणिकाएं भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी, इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो होता है ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट जो हमारे शरीर में मौजूद होता है वो होता है 10,000 एवरेज होना चाहिए शरीर के अंदर, और ये 4 दिन तक ही जीवित रहती है हमारे शरीर के अंदर। तीसरी चीज होती है जो रुधिराणु यानी कार्पल्स में पाई जाती है, वो होती है प्लेटलेट्स। अधिकतर देखेंगे प्लेटलेट्स की कमी की वजह से डेंगू वाले बीमारी में बहुत जल्दी घटता है ये प्लेटलेट्स। इसका जो बायोलॉजिकल नाम है
जो साइंटिफिक नाम है इसका वो होता है थ्रोम्बोसाइट, और इसका एवरेज जो हमारे शरीर में होना चाहिए, औसत मात्रा होनी चाहिए वो 2 लाख होनी चाहिए। और ये 7 दिन में ही खत्म हो जाती हैं, 7 दिन में नहीं बन जाती हैं, वो बनती रहती हैं, 7 दिन ही इनका जीवन काल होता है। तो ये याद रखेंगे, आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट 50 लाख इनकी होती है। 95% ये टोटल हिस्सा होता है रुधिराणु में हमारे, सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का, अवधि 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट 10,000 4 दिन, और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट 2 लाख 7 दिन। अब क्वेश्चन कंफ्यूजन कहां डालता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लड में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है, तो आप आंसर देंगे प्लाज्मा का 60%। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि रुधिराणु यानी कार्पल्स में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्पल्स यानी रुधिराणु में सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है वो टिक मार के आ जाते हैं प्लाज्मा पे। प्लाज्मा पूरे ब्लड का है, लेकिन रुधिराणु की बात करेंगे तो रुधिराणु में एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी जो कि 95% 50 लाख मात्रा होती है। अब कहां जोड़ लीजिए ना, 50 लाख ही हो गया, अब 10,000 2 लाख, कुल मिला के 2.25 लाख भी नहीं हो रहे कायदे से ये, और ये 50 लाख, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आंसर हमेशा क्वेश्चन का ध्यान से पढ़ के ही देना चाहिए एग्जाम वगैरह में। ब्लड का अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा हिस्सा, तो आपको प्लाज्मा बताना है। ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है, तो वो प्लाज्मा का होता है। लेकिन अगर आपसे रुधिराणु में पूछेगा कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है, अब ये नहीं कि ब्लड में पूछ दिया कि सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है तो आप लिख देंगे एरिथ्रोसाइट आरबीसी का होता है, आरबीसी भी नहीं होगा। ब्लड का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के बाद रुधिराणु आता है दूसरे नंबर पर 40% के साथ। चलिए ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स के बारे में हम आपको, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन तीनों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अब आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा मुझे। अगर आप कहेंगे कि और डिटेल्स में हम बनाएं तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे वीडियो ब्लड के ऊपर और बनाने के। बाकी इसके बाद अभी हम श्वसन तंत्र हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, आपको जो इंटरेस्टेड टॉपिक्स लगे, जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके एजुकेशन के लिए ज़रूरी हो, आप ज़रूर हमको कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।